हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के अंतर्गत जीव विज्ञान को देखते हैं और जीव विज्ञान के अंतर्गत किसको देखते हैं? अध्याय 1। अध्याय का नाम क्या होगा? कोशिका। कोशिका अर्थात सेल। देखिए, यहां पर हम लोग यह स्पष्ट कर लेते हैं कि यह अध्ययन हम लोग किसका कर रहे हैं? तो जीव विज्ञान यानी जीवों का, यानी सजीव का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, निर्जीव का नहीं अध्ययन कर रहे हैं। निर्जीवों के निर्माण की यदि बात करें तो यह क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, यानी पदार्थों से निर्मित है। पदार्थ की यदि बात आता है तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यह किससे बने हुए हैं? तो ये अणु से बने हुए हैं। और अणु किससे बना हुआ है? परमाणु से बने हुए हैं। लेकिन हम लोग को बात क्या करना है? हम लोग को सजीव की बात करना है, निर्जीव की बात नहीं करना है। अगर सजीवों की बात करें तो सजीवों की जो संरचना है, सारे जो सजीव होते हैं उनकी अगर संरचना की बात किया जाए तो उनकी संरचना किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। जैसे हमारा एक शरीर है, शरीर की बात करें, यह किससे निर्मित है? तो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से निर्मित है। अंग तंत्रों से निर्मित है। जैसे कि नाम अगर हम कहें तो जैसे श्वसन तंत्र की बात करें, उत्सर्जन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, परिसंचरण तंत्र की बात, तमाम तरह के जो तंत्र हैं उससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये जो अंग तंत्र हैं वह किससे निर्मित हैं? अंग से निर्मित है। अगर हम उदाहरण के रूप में कहें कि श्वसन तंत्र की बात करें या पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं? हमारे मुख की बात किया जाए, आहार नाल की बात किया जाए, आमाशय की बात किया जाए, छोटी आंत की बात किया जाए, बड़ी आंत की बात किया जाए, उसके बाद मल द्वार की बात किया जाए, ये सारे के सारे अंग मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं? तो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो फिर अंगों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतक से होता है। ऊतक से होता है। तथा ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। कोशिका से होता है। यानी अगर हम ऐसे चले कि कोशिका, तो ऊतक क्या है? तो ऊतक यानी कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं समूहित होकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। इस 9th क्लास के अंतर्गत ऊतक भी पढ़ना है। तो ऊतक की जो डिफिनीशन होता है यही होता है कि ऊतक क्या है? तो विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं? समूहित होकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। तो यह क्या है? कोशिकाओं का समूह है, या इसको साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह है। साधारण रूप से हम कहें, अगर अंग की बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो ऊतक होता है वह ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, यानी ऊतकों का समूह होता है। ऊतकों का समूह होता है और विभिन्न प्रकार के जो अंग मिलकर के वह किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए यह अंग तंत्र क्या होंगे? अंगों का समूह होगा। और यह जो अंग तंत्र हैं वह सारे अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हम मानव शरीर,
ये हम लोग सजीव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम चीज हम लोगों ने देखा कि इस शरीर का जो अंतिम चीज है वह सबसे छोटी जो इकाई है वह कौन सी है, तो वह कोशिका है। तो अब प्रश्न उठता है कि कोशिका क्या है। अब प्रश्न उठता है कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, तो डिफाइन करते हैं कोशिका। कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कैसे हम कह रहे हैं, यह इसके अंतर्गत हमने कहा कि यह क्या है, जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। और जो कोशिका है, कोशिका इस परिभाषा के अनुसार वह क्या है, तो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यही तो, इसी को तो हम लोग कोशिका के नाम से जान रहे हैं। कोशिका का अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या है, कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कहने का अर्थ है कि जो जीव का निर्माण हुआ है, संरचना हुआ है, वह किससे हुआ है, तो वह जीव का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। और इस जीव के शरीर के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं वह संपन्न कहाँ होती है, तो वह कोशिका के अंतर्गत ही होती हैं। चाहे हम भौतिक क्रिया की बात करें, चाहे रासायनिक क्रिया की बात करें, ये सारी की सारी भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं, कोशिका के अंतर्गत ही संपन्न होती है। और कोशिका क्या है, जीवों की सबसे मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो हमने उदाहरण क्रिएट किया था, शुरू में किया था कि कोशिका क्या करती हैं, समूहित होकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक समूहित होकर के अंग का निर्माण करता है, अंग समूहित होकर के क्या निर्मित करता है, अंग तंत्रों को निर्मित करता है, तथा संपूर्ण अंग तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका क्या है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ जो जीव हैं जिनका शरीर की संरचना में एक ही कोशिका भाग लेती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी संरचना में असंख्य कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो इस प्रकार से कोशिका के आधार पर, जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा एक कोशिकीय जीव तथा दूसरा होगा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे, एक कोशिकीय जीव हम कहेंगे जिन जीवों की संरचना में एक ही कोशिका भाग लेती है, या जिनके शरीर की संरचना एक ही कोशिका से हुआ है, वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना आदि। अब यहां पर देखिए जो अमीबा है, अमीबा को हम उदाहरण लेते हैं।
इनकी शरीर की संरचना किससे हुआ है? एक कोशिका से हुआ है। सॉरी, अमीबा को बनाना सबसे आसान काम है। अब देखिए, एक कोशिका यानी इनकी शरीर की जो संरचना है एक ही कोशिका से है, और इसमें यह जीव है तो इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती होंगी। उपापचय की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, चाहे नए पदार्थों के निर्माण की बात करें, ये सारे के सारे कार्य इसके एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न होता होगा, क्योंकि यह क्या है? जीव है। निर्जीव तो है नहीं कि जहां पर है उसी तरह से पड़ा रहेगा, उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इनके लिए यानी कि जो सजीव होंगे उन्हें कुछ चीजों की आवश्यकता होगा। जैसे अगर हम बात करें श्वसन की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, उपापचय की बात करें, नए पदार्थों के निर्माण की बात करें, क्योंकि सजीवों के अंतर्गत क्या पाया जाता है? प्रजनन पाया जाता है। उनकी शरीर के अंतर्गत वृद्धि पाया जाता है तथा वे क्या करते हैं? मोशन करते हैं, गति करते हैं। तो इसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, और वह सारी की सारी जो क्रियाएं होंगी, चाहे उपापचय की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, चाहे नए पदार्थों के निर्माण की बात करें, यह सारी की सारी जो क्रियाएं होंगी वह क्रियाएं कहाँ होंगी? इसी सेल के अंतर्गत होगी, इसी कोशिका के अंतर्गत होगी। भले ही वह एक कोशिकीय जीव हो, यह कोशिका के अंतर्गत यानी वही कोशिका क्या करेगी? उस जीव के संरचना का काम करेगी, निर्माण का काम करेगी, तथा जितने भी भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं संपन्न होगी उसी कोशिका के अंतर्गत संपन्न होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अगर बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं यानी कि जिन जीवों की शरीर की संरचना में असंख्य कोशिकाएं भाग लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे हम और आप, हमारे शरीर के अंतर्गत असंख्य कोशिकाएं हैं, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। तो कोशिका के विषय में तो दो चीज़ें हैं ना, कि कोशिका को हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। दूसरा नंबर कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं उनको संपूर्ण रूप से हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो असंख्य, इसीलिए हमने कहा कि असंख्य कोशिकाओं से निर्मित है, या फिर एक अनुमान लगा सकते हैं। अब इनमें जो असंख्य कोशिकाएं होती हैं वह असंख्य कोशिकाएं मिलकर ये बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो इनके अंतर्गत देखो, जैसे पादप जगत की बात करें, चाहे जंतु जगत की बात करें, जंतु जगत की बात करें, कवक जगत की बात करें, चाहे प्रोटिस्टा जगत की बात करें, प्रोटिस्टा जगत की बात करें, ये सारे के सारे जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। जीवों का जो वर्गीकरण पढ़े होंगे उसके अंतर्गत RH विटेकर के द्वारा, RH विटेकर के द्वारा जो जगत 5 जगत में संपूर्ण जीवों को जो 5 जगत में बांटने का काम किए हैं, उसके अंतर्गत जो पादप जगत के जीव हैं वह भी क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। जो जंतु जगत के जीव होंगे जैसे हम और आप हैं यह क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। उसी तरह से कवक जगत के जो जीव होंगे वह भी क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। और प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होंगे वह भी क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। अब मोनेरा जगत के अंतर्गत कुछ जीव होते हैं जो क्या होते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत कुछ जीव जो होते हैं वह क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी उनकी शरीर की संरचना के अंतर्गत एक ही कोशिका भाग लेती है, वो मोनेरा जगत में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनेरा जगत के कुछ जीवों, सूक्ष्म जीवों की संरचना एक ही कोशिका से हुआ है, और वैसे जीव को हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें, यहाँ पर माइकोप्लाज्मा कर देते हैं, माइकोप्लाज्मा लेडले भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा लेडले भी कहा है। ये क्या है? सूक्ष्मतम जीव हैं जिनकी शरीर की संरचना एक ही कोशिका से हुआ है।
आगे बढ़ते हैं इसको। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि जब एक कोशिकीय जीव होते हैं तो उस जीव की शरीर की संरचना एक ही कोशिका में होती है तथा उस जीव के जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं उसी कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती हैं। तो क्या बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जो असंख्य कोशिकाएं होती हैं, तो असंख्य कोशिकाएं मिलकर के क्या एक ही प्रकार की काम करती हैं या अलग अलग काम करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि कुछ कोशिकाएं एक दूसरे प्रकार के काम करती हैं और तथा कुछ कोशिकाएं दूसरे प्रकार के काम करती हैं। अभी हमने उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताया था कि जैसे शरीर का निर्माण विभिन्न अंग तंत्र से हुआ है और ये अंग तंत्रों का निर्माण किससे हुआ है? विभिन्न अंगों से हुआ है। और ये अंगों की हम जो बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम श्वसन तंत्र की चर्चा किए थे, हम पाचन तंत्र की चर्चा किए थे, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो क्या है, हमारा मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है। मुख से ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हम चबा करके खाते हैं। आहार नाल के द्वारा वह आमाशय में जाता है और आमाशय से वह क्या होता है, लुगदी बन करके वह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में वहाँ पर उपाशय की क्रिया होती है, उसके बाद वह बड़ी आंत से होकर मल द्वार से होते हुए वह बाहर हो जाती है, यानी कि उत्सर्जित हो जाती हैं। तो यह पाचन अंग के अंतर्गत जो सारे अंग हैं वह क्या हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं नहीं, बल्कि वह क्या कर रहे हैं, सभी मिलकर के एक प्रकार के काम कर रहे हैं। सभी ये अंग मिलकर के एक प्रकार के। लेकिन अगर श्वसन तंत्र की बात किया जाए तो श्वसन तंत्र की कोशिकाएं पाचन का कार्य करेंगी नहीं। उसी तरह से अगर परिसंचरण तंत्र की कोशिकाओं की बात करें, तो परिसंचरण तंत्र की कोशिकाओं का कार्य क्या होगा, परिसंचरण का होगा। तो कह सकते हैं कि पाचन तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वह अलग कार्य करते हैं, उनका कार्य क्या है, पाचन का है। उसके बाद अगर हम श्वसन तंत्र की कोशिकाओं की बात करें तो श्वसन तंत्र की कोशिकाएं एक डिफरेंट टाइप का काम करते हैं, दूसरे प्रकार की काम करते हैं, यानी कि उनका काम क्या है, श्वसन करना। उसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र की कोशिकाओं की बात करें तो उनका काम क्या है, परिसंचरण का काम है। तो उत्सर्जन तंत्र की कोशिकाओं की यदि बात करें तो उनका काम क्या है, उनका काम है उत्सर्जन करना। तथा अगर तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं की बात करें तो वह उसका कार्य क्या है, तो उसका तंत्रिका से संबंधित कार्य है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या एक लाइन में कहा कि कोशिकाओं के अंतर्गत श्रम विभाजन होता है, कोशिकाओं के अंतर्गत श्रम विभाजन होता है तथा प्रत्येक प्रकार की कोशिका एक ही कार्य नहीं करती है, बल्कि वह क्या करती हैं, वह अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे हमारे पेशी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, पेशी ऊतक की कोशिकाओं का मेन काम क्या है, गति में, मोशन में मदद करना। लेकिन पाचन तंत्र की जो कोशिकाएं हैं उनका कार्य क्या है, हमारी पाचन में मदद करना। तो इस प्रकार से कोशिकाओं में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका से संबंधित कुछ सामान्य चर्चा। हम लोगों ने यह जान लिया कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के आधार पर जीव को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव। कोशिका की खोज, यहां पर कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। कब, 1665 ईस्वी। वे क्या कर रहे थे, कार्क का अध्ययन किए। जो बोतल का कार्क होता है उसी का अध्ययन कर रहे थे और उसमें वे मधुमक्खी की छत्ते की समान आकृति को देखा, मधुमक्खी की छत्ते की समान आकृति को देखा, इस प्रकार की आकृति को देखा और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, सेलुला। उन्होंने नाम दिया सेलुला।
सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। इस तरह से इसी सेलुला शब्द से बाद में चल करके बना सेल, जिसको हम कहते हैं कोशिका, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया, वह कोशिका क्या थी? वह मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। बल्कि 1674 ईस्वी में एंटनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया? जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। लेकिन वास्तव में वह किस कोशिका की अध्ययन, एनिमुला नाम दिया था, नाम दिया था जंतु कोशिका का। लेकिन वास्तव में वह किसकी अध्ययन किए थे? वह पादप कोशिका का अध्ययन किए थे, पादप कोशिका का अध्ययन किए थे, और जिसमें हरे रंग के पदार्थ को देखा था, हरे रंग के कण को देखा था। और वह हरे रंग के कण क्या थे? लवक। हम लोग इसका भी अध्ययन करेंगे तो हम लोग जानेंगे। यहां पर इतना ही जानना पर्याप्त है, क्योंकि यह सामान्य चर्चा है कि कोशिका के संबंध में जो चीजें पूछा जा सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। इसी तरह से पुरोकंज, अगर पुरोकंज की बात करें, इनका पूरा नाम है J.E. पुरोकंज, J.E. पुरोकंज। इन्होंने क्या खोज किया? जो कोशिका के अंतर्गत जो तरल पदार्थ है, वह तरल पदार्थ का नाम क्या दिया? तो उस तरल पदार्थ का नाम दिया जीव द्रव्य। कब की घटना है? तो 1839 की घटना है, और उन्होंने नाम क्या दिया? जीव द्रव्य। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो चीज हैं, ये जीव द्रव्य की अभी बात किया, चाहे हमने लवक की बात किया, चाहे हम केंद्रक की बात करें, यानी केंद्रक की बात करें, चाहे जीव द्रव्य की बात करें, चाहे लवक की बात करें, ये सबको हम लोगों को अध्ययन करना है। अभी हम लोग क्या हैं? अभी हम लोग शुरुआत और सामान्य रूप से जो चीजें देखने की आवश्यकता है उसको देखा जा रहा है। अगर हम कहें कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोशिका सिद्धांत तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम है मैथियस, स्वीडन, मैथियस। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मैथियस, स्वीडन 1838, तथा एक और है वैज्ञानिक, नाम है उनका स्वान 1839। ये दोनों ने मिलकर के क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। तथा उसी प्रकार से ये लोग एक दो कोशिका सिद्धांत जो है, 3 सिद्धांत है, अभी हम उसी की चर्चा करेंगे या फिर उसी को चर्चा में लाते हैं। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया?
तो कोशिका सिद्धांत मैथ्यूस, स्वीडन तथा स्वान के द्वारा दिया गया। इसीलिए कहते हैं स्वीडन एंड स्वान कहते हैं के द्वारा क्या दिया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया। और कोशिका सिद्धांत क्या है, नंबर 1 की बात करें तो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत स्वीडन और स्वान ने कहा कि सभी जीवों की संरचना, सभी, ये परिभाषा से ही रिलेटेड है, कोई अलग से नहीं है। इसके विषय में अगर हम कहें तो समझा चुके हैं, लेकिन आपसे यदि कोशिका सिद्धांत पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया, तो कोशिका सिद्धांत स्वीडन और स्वान के द्वारा दिया गया। तथा ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है, तो सभी सजीवों की संरचना कोशिका तथा कोशिका पदार्थ से हुआ है, पदार्थ से हुआ है। नंबर 2, इनके यानी कि जीवों के जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं कोशिका के अंतर्गत ही संपन्न होता है। तो इसकी भी चर्चा हमने कब, जब हम समझा रहे थे कि कोशिका क्या है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने किया था। तो यह दूसरा जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीवों की संरचना कोशिका तथा कोशिका उत्पादों से हुआ है, कोशिका उत्पादों से हुआ है। यह कोशिका उत्पाद के विषय में हम चर्चा करेंगे, अभी रुके रहिए। दूसरा नंबर कि जो दूसरा सिद्धांत दिया गया, जीवों के जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होता है, ये दूसरा है। तथा एक तीसरा जो सिद्धांत है वो विर्चो ने दिया था, कब दिया था ये विर्चो ने, 1855 में। और स्वीडन और स्वान की बात करें तो स्वीडन और स्वान ने 1838 में और स्वान ने 1839 में ये कोशिका सिद्धांत दिया था। विर्चो ने क्या किया कि कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा एक नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। अब यहां पर देखिए इनका क्या करना है, विर्चो का क्या कहना है कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वह विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं, इसका उदाहरण से हम लोग देखते हैं। यहां से हम डिलीट करते हैं इस उदाहरण को देने के लिए। उन्होंने कहा कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। हमने कहा कि जो सभी जीव होते हैं, एक कोशिकीय हों चाहे बहुकोशिकीय हों, तो जीव के क्या होते हैं, वह प्रजनन करते हैं, चाहे लैंगिक प्रजनन करे चाहे अलैंगिक प्रजनन करे। 10th क्लास में जाएंगे तो ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, जैसे जंतु का जो शरीर है, जंतु की बात करें, जंतु की शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं। लेकिन क्या यह जिस समय प्रजनन के क्रम में थे तो क्या यह असंख्य कोशिकाएं हमारे शरीर में था, तो हम कह सकते हैं नहीं। कैसे नहीं था, तो हमारा प्रजनन, अगर हम यहां पर प्रजनन की प्रक्रिया की बात करें, तो
प्रजनन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो निषेचन होता है, तो निषेचन के दौरान अंडाणु तथा शुक्राणु वह क्या करते हैं, निषेचित होते हैं, फ्यूजन होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम जानते हैं कि अगर हम मानव की बात करें, मानव को उदाहरण दें तो वहाँ पर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, विभाजन होता है और 23, और इस तरह से 23 और 23 दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 46 बनाते हैं। और जब निषेचन होता है तो यह निषेचन एक ही कोशिका होती है। यह एक कोशिका मल्टीपल टाइम विभाजित होती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से, अब यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी प्रकार से 32 से 64, 64 से 128, यानी इसी तरह से मल्टीपल टाइम क्या होती है, विभाजित होती हैं। और विभाजित होने के बाद वह क्या होती है, एक जीव के रूप में विकसित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इसका निर्माण कैसे हुआ है, एक ही कोशिका से हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है। और बिरचो क्या कहता है, बिरचो कहता है कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा एक पुरानी कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक कोशिका, अब एक कोशिका से 2 कोशिका, और 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी कि जब मानव प्रजनन करता है तो उसके अंतर्गत, यानी कि निषेचन के बाद वह क्या होता है, उसकी जो एक सेल होता है, सेल में फ्यूजन प्रारंभ हो जाता है, विभाजन प्रारंभ हो जाता है। और विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, एक नए जीव का निर्माण होता है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि यदि हम बहुकोशिकीय हैं तो बहुकोशिकीय होने का अर्थ यह नहीं है कि हम जिस समय अपने प्रजनन काल में थे तो प्रजनन काल में ही मुझ में बहुकोशिकीय यानी कि असंख्य कोशिकाएं थी। नहीं, बल्कि क्या था, एक ही कोशिका था और वही कोशिका क्या करती गई, विभाजित करती गई। यही कोशिका विभाजित करती गई और 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8, 16, 32, 64 और 128, और इस तरह से एक मानव जीव का निर्माण हुआ। तो इसलिए बिरचो क्या कहता है, कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप, उधर लिखे थे लेकिन इधर हो गया, विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं तथा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह है आपका कोशिका सिद्धांत। अब इसके अंतर्गत एक और चीज देख लेते हैं, तब हम लोग कोशिका को अध्ययन करते हैं कि कोशिकाएं की आकार क्या हो सकता है, आकृति व आकार। तो देखिए, कोशिकाओं की जो आकृति होता है वह विभिन्न ज्यामितीय आकृति की हो सकती हैं, विभिन्न ज्यामितीय आकृति की हो सकती हैं, आकृति की हो सकती हैं। उसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। कुछ जो कोशिका होता है वह क्या होती है, लंबी होती है। जैसे अगर पेशी कोशिका की बात किया जाए, पेशी कोशिका की बात किया जाए तो पेशी कोशिका इस प्रकार की लंबी कोशिकाएं होती हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये केंद्रक है। तो अगर हम दूसरे प्रकार की कोशिका की बात करें तो अगर हम कहें कि आरबीसी की कोशिका यानी रेड ब्लड कर्पस की कोशिका कैसी होती है, तो गोलाकार होती हैं तथा बीच में उभरी हुई होती हैं, बीच में उभरी हुई होती हैं। अगर हम कहें कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं कैसी होती हैं, वह इस प्रकार की संरचना होता है।
इस प्रकार की संरचना होता है, इस प्रकार की संरचना होता है। उसी तरह से अगर अस्थि कोशिकाओं की बात करें तो अस्थि कोशिकाओं की बात करें तो वह विभिन्न आकृति की होती हैं, उनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होता है, आकृति निश्चित नहीं होता है। ये अस्थि कोशिकाओं की कोशिका है। जैसे मानो अगर शुक्राणु की कोशिका की बात करें तो यह लंबी इस प्रकार की संरचना होता है, इस प्रकार की संरचना होता है। उवासा कोशिका की बात करें, उवासा कोशिका की, वह तो गोल होता है और पानी की बुलबुले की तरह होता है। यानी कहने का टोटल अर्थ है कि जो कोशिका होती है, कोशिका का कोई भी आकृति निश्चित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आकार की बात करें, आकार की, आकार की बात करें तो आकार के अंतर्गत अगर कोशिका की आकार की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रो, म्यू का चिन्ह कहा जाता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, इसको माइक्रोमीटर पढ़ा जाता है। यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकती हैं। अगर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, माइकोप्लाज्मा लेड लेवी। सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे लंबी कोशिका की बात करें जो 1.5 मीटर की हो सकती हैं, वह कौन सी है? तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। तथा अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह शुतुमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है जो 15 सेंटीमीटर की हो सकती है। शुतुमुर्ग के अंडा, शुतुमुर्ग के अंडे का, अंडे का यानी कोशिका क्या हो सकती है? सूक्ष्म भी हो सकती है और जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। अगर बड़ी कोशिकाओं की बात करें तो शुतुमुर्ग के अंडे का होता है। जो एक कोशिका होती है उसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं क्योंकि यह सबसे छोटी कोशिका किसकी है? वह माइकोप्लाज्मा की है और इसकी कोशिका की आकृति की बात किया जाए तो 0.2 माइक्रोमीटर है, म्यू है, म्यू है। तो यह है कोशिका की आकृति तथा आकार। अब कोशिका का प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका का प्रकार, प्रकार कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 की बात करें प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका। तथा नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। इसको यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग असीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं, केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। तथा यूकैरियोटिक कोशिका को ससीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं, कोशिका भी कहते हैं। इन दोनों कोशिकाओं के विषय में क्या अंतर है तथा इसकी क्या खासियत है, इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।